नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पादप प्रवर्धन के बारे में। और जहां तक बात की जाए दोस्तों पादप प्रवर्धन की, तो ये मान के चलिए अपने एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के दृष्टि से अगर हम इस टॉपिक को देखें तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसको माना जाता है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो जिसपे हम पूरे प्लांट प्रोपोगेशन की जितनी भी विधियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें, पूरा देखें और कॉपी और पेन लेके बैठें दोस्तों, क्योंकि जब तक हम लिखना नहीं सीखेंगे, हमने लिखने की आदत नहीं डालेंगे, आप मान के चलिए कि हम अपनी तैयारी में 10% भी अपना नहीं दे रहे हैं। वीडियो भले ही हम 5 घंटे देखें, लेकिन हमें लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप लिखते हैं तो इस वीडियो को आपको एक बार देखा, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार और देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पादप प्रवर्धन या प्लांट प्रोपोगेशन। तो प्लांट प्रोपोगेशन होता क्या है, तो आज हम बात करें प्लांट प्रोपोगेशन के बारे में। तो पादप का अपनी संख्या में बढ़ोतरी करना, पादप का अपनी संख्या में बढ़ोतरी करना या वृद्धि करना पादप प्रवर्धन कहलाता है। सीधी सीधी भाषा, अगर पादप की संख्याओं में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, गुणन हो रहा है, इसका मतलब वो कौन सी क्रिया हो रही है? प्लांट प्रोपोगेशन हो रहा है, यानी पौधे से वापस नया पौधा तैयार होना। अब हमें यहाँ क्या पढ़ना है दोस्तों, प्लांट प्रोपोगेशन कितने प्रकार के होते हैं, यानी पौधे से वापस नया पौधा कितने प्रकार से बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ अगर हम बात करें तो दो प्रकार मुख्यतः होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? दो प्रकार होते हैं पादप प्रवर्धन के, पहला लैंगिक, दूसरा अलैंगिक। लैंगिक प्रवर्धन को आप सेक्सुअल प्रोपोगेशन भी कहते हैं और अलैंगिक प्रवर्धन को असेक्सुअल प्रोपोगेशन कहा जाता है। अब दोस्तों इसके नाम से ही ये दोनों विधियां अपने आप में अलग अलग हो रही है। हम पहले बात कर लेते हैं छोटी विधि, पुरानी विधि और ट्रेडिशनल मेथड जिसे कहा जाता है लैंगिक विधि। ये प्रकृति ने दिया है कि जो भी पौधा बनेगा किसी न किसी प्रकार से उसका सीड बनेगा, यानी पहले सीड बना, सीड से आपने प्लांट लगाया, प्लांट ग्रो किया, ओल्ड हुआ, वहां से उसके फ्लावर आए, फ्लावर के बाद में फ्रूट, और जैसे ही फ्रूट पका आपके वापस क्या बन गए? सीड। ये जो प्रोसेस है ये लैंगिक प्रवर्धन के तहत आता है। आपका जो पौधा है उसका बीज के द्वारा वापस प्रोपोगेशन करना क्या कहलाता है? लैंगिक प्रवर्धन या लैंगिक सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहलाता है। अब तो हम बात कर रहे थे लैंगिक विधि की, कि लैंगिक विधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लाभ और हानियों के बारे में। तो अगर हम इसके लाभ की बात करें दोस्तों, तो पहला सबसे सस्ती विधि है। आपको ज़्यादा किसी तकनीक की आवश्यकता नहीं है, किसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है, किसी टेक्नीशियन या मंजे हुए आदमी की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, कहीं से भी पौधे का सीड लाना है, किस जमीन में लगाना है या कहीं सॉइल में लगाना है, वो जर्मिनेट हो जाएगा और आपका प्लांट ग्रो हो जाएगा। पहली बात तो अगर लाभ अगर हम माने तो इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम तो हालांकि नहीं कहेंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी और टेक्निक की बात करें तो हम अगर सीड से पौधा लगा रहे हैं तो वहाँ हमें टेक्निक की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद दूसरी बात करें दोस्तों लाभ की, तो ये विधि उन पौधों के लिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये विधि उन पौधों के लिए कारगर है या एकमात्र विधि है जो वानस्पतिक प्रवर्धन के द्वारा प्रवर्धित नहीं होते। जैसे पपीता और फालसा। पपीता में दोस्तों बीज से ही प्रवर्धन होता है, बीज से ही संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके अलावा अभी तक वानस्पतिक प्रवर्धन में ऐसी कोई विधि डेवलप नहीं है जिससे पपीते में प्रवर्धन की क्रिया की जा सके। और पपीते के साथ साथ एक फल और है फालसा। तो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है निम्न में से किन फलों में वानस्पतिक प्रवर्धन की क्रिया नहीं हो सकती? तो किस में नहीं हो सकती? पपीता और फालसा में वानस्पतिक प्रवर्धन की क्रिया नहीं होती है। यही क्वेश्चन दूसरा उल्टा इस तरह से पूछ लिया जाता है, निम्न में से किस फल युग्म में, निम्न में से किस फल युग्म में केवल बीज के द्वारा प्रवर्धन होता है?
दोस्तों केवल बीज का मतलब हो गया जहां पे वानस्पतिक प्रवर्धन नहीं होगा। केवल बीज का मतलब आप मान के चलिए पपीता और फालसा ही ऐसे फ्रूट है जहां पे प्रवर्धन बीज के द्वारा ही होता है। तो ये हो गए इसके 2 या 3 लाभ की बात। अब जब लाभ है और अगर इसकी हानियां भी होगी, और यदि हानियां नहीं होती तो हमें जरूरत नहीं पड़ती एसेक्सुअल प्रोपोगेशन या अलैंगिक की। भाई सब कुछ अगर ठीक चल रहा होता लैंगिक में तो क्यों हम अलैंगिक की तरफ जाते, क्यों टेक्निक्स की तरफ जाते। कुछ न कुछ तो खामियां रही होगी। तो पहली खामी बहुत ज्यादा समय। आप देखिए जो प्लांट सीडेड होते हैं उन प्लांट में फल आने में काफी समय लगता है, 4 से 5 साल का समय फल आने में लग जाता है। लेकिन जो वानस्पतिक विधि से द्वारा तैयार जितने भी पौधे हैं उनमें 3 या 4 या 2 या 3 साल में आपके फलन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद अगर दूसरी बात करें उपज में कमी, जो लैंगिक प्रवर्धन के द्वारा तैयार पौधे हैं, आप जैसे एग्जाम्पल आम का ही ले लीजिए। लैंगिक प्रवर्धन से तैयार पौधा है, आपने सीड कहीं से आम लाए, खाया, सीड लगाया, वो आपका जर्मिनेट हुआ, उसको आपने ट्रांसप्लांट कर दिया। अब वो जो वैरायटी थी वो एकांतर फलन वाली वैरायटी थी। पहली बात तो क्या कर दी उसने, समय ज्यादा ले लिया, तब तक आपको पता ही नहीं चला कि ये एकांतरित फलन वाली वैरायटी है या नहीं है। और दूसरी बात, जब वहां पे प्रोडक्शन हुआ तो आपको वनस्पतिक प्रवर्धन वाली या डेवलप्ड वैरायटी से प्रोडक्शन भी कम मिला, और नेक्स्ट ईयर में क्योंकि अल्टरनेट ये बियरिंग इसमें होती है, एकांतर फलन इसमें होता है, अगले साल आपको उपज नहीं मिली। तो आर्थिक दृष्टि से भी उपज कम होती है। तो ये इसका दूसरी हानि है। और तीसरी जो हानि है जिसे हम लॉस कह सकते हैं, डीमेरिट कह सकते हैं, कुछ ऐसे प्लांट जैसे इसकी मेरिट थी कि पपीता और फालसा में बीज के अलावा नहीं हो सकता, तो कुछ ऐसे प्लांट भी है जिनमें केवल वानस्पतिक प्रवर्धन ही होता है, सीड बनते ही नहीं है। ऐसे कौन कौन से प्लांट है दोस्तों, तो अंगूर में कौन सा अंगूर, सीडलेस अंगूर और बनाना। तो ये 2 ऐसे फल हैं या ऐसे फल वृक्ष हैं जिनमें वानस्पतिक प्रवर्धन के द्वारा ही प्रोपोगेशन की क्रिया पूर्ण होती है, अदरवाइज आपके सीड इसमें फॉर्मेशन सीड का होता ही नहीं है। तो ये इसकी मुख्य 2 या 3 हानियां हैं। तो दोस्तों जो हम लैंगिक विधि में पूछा जाता है वो इतना ही पूछा जाता है, लैंगिक विधि में कौन से फलों या लैंगिक विधि से किस फलों का प्रोपोगेशन होता है। तो केवल पपीता और फालसा ऐसे फल हैं जिनमें केवल बीज के द्वारा ही होता है, बाकी सभी में बीज से भी होगा तो वानस्पतिक से भी हो जाएगा। लेकिन ये दोनों ऐसे हैं, अपवाद हैं, केवल सीड ही प्रोपोगेट कर पाएगा, इसके अलावा इसका और कोई उदाहरण नहीं है। उसके बाद अगर बात करें कि ऐसे कौन से फल वृक्ष हैं जिनमें लैंगिक विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता, तो वो आपका केला और बेदाना अंगूर है। तो दोस्तों ये था मुख्य मोटा मोटा जो हम लैंगिक विधि के बारे में बात करना चाह रहे थे। उसके बाद दूसरी विधि है अलैंगिक विधि। अब दोस्तों अलैंगिक विधि का मतलब ये होता है कि बीज के द्वारा अन्य किसी भी भाग से, पौधे के अन्य किसी भी भाग से, केवल बीज के अलावा किसी भी भाग से अगर प्रोपोगेशन होता है, अगर प्रवर्धन होता है, तो उसे हम अलैंगिक प्रवर्धन की श्रेणी में डालते हैं। यानी सीड हो गया तो लैंगिक, और सीड के अलावा किसी भी पार्ट में, भले ही वो पौधे का तना हो सकता है, जड़ हो सकती है, स्पोर्स हो सकते हैं, जिस भी भाग से होगा वो अलैंगिक प्रोपोगेशन, असेक्सुअल प्रोपोगेशन की श्रेणी में आता है। अब इसको दोस्तों वापस 2 भागों में बांटा गया है, पहला स्पोर्स के द्वारा और दूसरा वनस्पति भाग के द्वारा। जहां तक बात आती है स्पोर्स की, तो बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिखना जरूरी है। स्पोर्स की आपने सुना होगा उदाहरण, मशरूम में जो प्रोपोगेशन होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है। उसके बाद जितनी भी कवक, जिन्हें हम फफूंद कहते हैं, उनमें भी प्रोपोगेशन आपके स्पोर्स के द्वारा होता है। और एक और आता है ऑर्किड, उसमें भी प्रवर्धन स्पोर्स के द्वारा होता है। तो अगर अलैंगिक की बात करें कि अलैंगिक विधि को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है, पहला स्पोर्स के द्वारा, दूसरा
वानस्पतिक भाग के द्वारा। अगर स्पोर्स का आपको पूछ लिया जाए या बीजाणु द्वारा किसमें प्रवर्धन होता है तो ऑर्किड, मशरूम और कवक। मशरूम और कवक माफ कीजिए ऑर्किड, दोनों से क्वेश्चन एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। ऑर्किड में प्रवर्धन किस विधि के द्वारा होता है या बीजाणु द्वारा प्रवर्धन निम्न में से किस युग्म में होता है, उसमें ये दोनों युग्म थे। तो आप इस चीज को भी नोट डाउन करें, इंपॉर्टेंट लिखें, छोटा सा है लेकिन बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे अलैंगिक परिवर्तन में स्पोर्स या बीजाणु द्वारा प्रवर्धन की। उसके बाद अगर हम बात करें अगले प्रकार की तो वानस्पतिक भाग द्वारा प्रवर्धन। वानस्पतिक भाग का तात्पर्य हो गया दोस्तों कि आपके सीड के अलावा पौधे के किसी भी भाग से अगर नए पौधे का निर्माण किया जा रहा है तो वो इसकी श्रेणी में आएगा। और इस विधि को पुनः 7 भागों में बांटा गया है और पहली विधि जानी जाती है विभाजन। दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा, विभाजन का मतलब ये होता है किसी भी वस्तु को तोड़ना या काट के अलग करना। तो इसमें होता है दोस्तों अंत ऊपरी भूस्तारी और अंतःभूस्तारी। अगली अगर हम बात करें इसके विधि की तो दोस्तों विधि आती है कलम विधि, यानी कलम लगाना आपने सुना होगा, इसे हिंदी में कटिंग विधि कहते हैं। अब इसमें भी दोस्तों अलग अलग प्रकार होता है, जिस भाग की कलम लगाई जाती है उसके आधार पर इसका नाम है। अगर जड़ लगी हुई तो जड़ कलम, पर्ण का यूज होता है पर्ण कलम, और अगर तने का उपयोग करते हैं तो तना कलम। उसके बाद दोस्तों बात होती है रूपांतरित कलम की। तो दोस्तों हमने देखा है जितनी भी जड़ें वाली सब्जियां हैं उनमें तने का रूपांतरण होता है, तो उस हिसाब से फिर इनकी विधियां भी अलग अलग होती है। उनको हम कंद, प्रकंद, घनकंद और शल्ककंद के नाम से पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम अगली विधि की बात करें उत्तक संवर्धन, ये सबसे बढ़िया और सबसे न्यू टेक्निक है जो छोटे से छोटी केवल एक मात्र टिश्यू से एक उत्तक से नया पौधा बनाने की क्षमता रहती है। और ये जो सारा का सारा कार्य है ये लेबोरेटरी में होता है। इससे संबंधित भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अगली विधि आती है दोस्तों ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग विधि क्या होती है, इसमें एक तो होती है सांकुर शाखा और एक होता है मूलवृंत, इन दोनों को मिला के नए पौधे का निर्माण किया जाता है। ऐसी विधि कौन सी विधि कहलाती है, ग्राफ्टिंग कहलाती है। अगली बात करें हम कलिकायन, इस विधि में क्या करते हैं मूलवृंत पर किसी बड या किसी अच्छी क्वालिटी की कलिका को लाके लगाया जाता है, इसीलिए इस विधि को इंग्लिश में बड ला के लगाते हैं इसलिए बडिंग, और हिंदी में कलिका लाके लगाई जाती है इसलिए कलिकायन कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी इसकी 7 विधियां और टोटल जो वर्गीकरण है वो एक बार हमने इसको देख लिया। अब हम बात करेंगे अगली जो इसकी विधि है, पहली विधि विभाजन के बारे में। दोस्तों जहां कर रहे थे विभाजन विधि के बारे में, और विभाजन विधि को 3 भागों में या 3 उपभागों में बांटा जाता है। अगर हम इसके पहले उपभाग की बात करें तो पहला उपभाग है ऊपरी भूस्तारी। पहला जो मेथड है दोस्तों वो ऊपरी भूस्तारी मेथड कहलाता है, और इसे इंग्लिश में इंग्लिश में इस नाम से या इनके नाम से पूछा जाता है। इसको इंग्लिश में रनर्स कहा जाता है, रनर्स कहा जाता है, ध्यान रखना। ऊपरी भूस्तारी रनर्स, अभी अपन क्लियर करेंगे कि क्यों इनको रनर्स कहा जाता है और क्यों अंतः भूस्तारी को सकर्स कहा जाता है। दूसरी विधि है अंतः भूस्तारी और इसको कहा जाता है सकर्स। और तीसरी विधि होती है वो होती है भूस्तारी, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों स्टोलन। अब दोस्तों हम इसको समझ लेते हैं कि क्या ये होता है और इसके क्या उदाहरण है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, रनर, सकर्स और स्टोलन, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब दोस्तों आप बात देखिएगा, अब यहाँ पे ये अपना वर्ड या अपने नाम में कुछ बता रहा है। ऊपरी भूस्तारी यानी क्या होगा, ऊपर। ये पौधे की जड़ है, यहां से ये पौधा चला और जहां ये संपर्क में आया शरीर जमीन के, वहां पे क्या होता है, नया पौधा या पर्ण संधि से नई जड़ें निकल जाती है। और अगर ऐसी क्रिया होती है, अपने आप दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है,
यहाँ से जड़ थी इसकी, तना यहाँ से चला और जहाँ जमीन के संपर्क में आया, जहाँ मृदा के संपर्क में आया, पर्ण संधियों ने जड़ें निकाल दी, फिर जहाँ संपर्क में आया पर्ण संधियों ने जड़ें निकाल दी। इस तरह का ये क्रम चलता रहता है। अब क्या आप यहाँ से इस पौधे को काट लो तो ये एक स्वतंत्र पौधा, नया पौधे का निर्माण होता है। और इस प्रकार के जो उदाहरण है आपने और हमने सबने देखे हैं, दूब घास। दूब घास को अगर आप पकड़ के खींचेंगे तो इस तरह का वो स्ट्रांग होता है, इस तरह के हुक्स बन जाते हैं कि आपसे वो इजीली नहीं खींच पाते हैं। इसका मतलब क्या है, जहां जहां पे ये मृदा के संपर्क में आया है, पर्ण संधियों ने जड़ें निकाली है, तो ऊपरी भूस्तारी और उनको रनर्स कहते हैं। यानी वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है। समझ लेना क्रिकेट का पिचर, ऊपर ऊपर कोई दौड़ रहा है तो उसे रनर्स कहा जाता है और हिंदी में उसे ऊपरी भूस्तारी, क्योंकि ऊपर चल रहा है। अब उदाहरण की हमने बात कर ली दूब घास। क्वेश्चन सीधा सीधा यही पूछा जाता है, निम्न में से किस में रनर्स द्वारा पादप प्रवर्धन की क्रिया होती है? तो किस में होती है? दूब घास में। या आपसे पूछ लिया जाए दूब घास में किस विधि के द्वारा, तो या तो आपको रनर्स देगा या ऊपरी भूस्तारी देगा। अगली बात करते हैं दोस्तों हम अंतः भूस्तारी की। नाम बता रहा है, ये जैसे ऊपर की बात थी, ये क्या करेगा, उस तने के उस भाग से ये भाग निकलते हैं जो जमीन के अंदर हो। सीधी सी बात है, ये आपकी सोइल हो गई और उस भाग से ये निकलेंगे जो जमीन के अंदर या सोइल के अंदर हैं, ऊपर के भाग से नहीं निकलेंगे। इसीलिए इनको अंतः भूस्तारी या इनको सकर्स कहा जाता है। अब फिर क्या होगा, इस भाग को यहाँ से काट के वापस नए पौधे निर्माण के लिए या प्रवर्धन के लिए काम में लिया जाता है। और जहाँ तक हम उदाहरण की बात करें, बांस, आप देखना बांस जब खड़ा हो, इसी तरह बारिश के समय में अंदर से, जमीन के अंदर के से जो तना होता है उस भाग से, जड़ों से नहीं निकलता है दोस्तों, तने के उस भाग से निकलता है जो जमीन के अंदर हो। और उसके बाद हम बात करें केले की, और एक और फल है अनानास, अनानास पाइनएप्पल जिसे हम बोलते हैं। तो ये तीन ऐसी क्रॉप या ऐसे पौधे हैं जिनमें सकर्स द्वारा प्रवर्धन होता है। बांस में इसी विधि द्वारा होता है, केले में तो हम पढ़ते भी हैं, पूछा भी जाता है। दो तरह के सकर्स निकलते हैं वहां पर, वाटर सकर्स और स्वॉर्ड सकर्स। अब दोस्तों पूछा जाता है कि कौन से सकर्स प्रवर्धन के लिए उचित लग होते हैं, क्योंकि हम प्रवर्धन की बात कर रहे हैं। केले का ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, बहुत पूछा जाता है। इसमें एक उदाहरण और लिख लेना दोस्तों, खजूर। ऑफ शूट होते हैं वो हालांकि, लेकिन सकर्स का ही भाग होता है ऑफ शूट, खजूर। अब दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि किस प्रकार के सकर्स केले के प्रवर्धन के लिए आवश्यक होते हैं, तो वाटर सकर्स जो होते हैं उनका पत्ता क्या होता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, इसलिए ये लाभदायक नहीं है, ये काम के नहीं है। लेकिन जो स्वॉर्ड सकर्स होते हैं उनके पत्ते क्या होते हैं, सकरे होते हैं। और स्वॉर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, तलवार। और तलवार देख लो आप अपने हिसाब से, सब जानते हो, सकड़ी होती है। तो तलवार नुमा जो सकर्स होते हैं या जिन्हें स्वॉर्ड सकर्स कहा जाता है, वो केले के प्रवर्धन में सबसे ज़्यादा उत्तम माने जाते हैं, उन्हीं का उपयोग किया जाता है। और ये किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं, अंतः भूस्तारी की श्रेणी में आते हैं, या इनको हम सकर्स बोल सकते हैं। अगली बात करें दोस्तों हम भूस्तारी की, तो इसमें रनर्स का ही एक रूप है, लेकिन होता क्या है कि एक स्थान से पौधा निकला और अंतिम छोर पे वो पौधा कहीं जाके वापस मृदा के संपर्क में आता है और वहां पे वो एक प्राण संधियां या वापस जड़ों का निर्माण करता है, काट के नए पौधे का निर्माण आप कर सकते हैं। ऐसा अगर कहीं हो रहा है तो उसे हम भूस्तारी या स्टोलन कहते हैं। और कहाँ हो सकता है, तो ये स्ट्रॉबेरी में हो सकता है। दोस्तों भूस्तारी को आराम से समझ लेना, इन विभाजन को। ऊपरी भूस्तारी ऊपर ऊपर चलता है, रनर्स यानी रन लेने के लिए जो दौड़ते हैं, अपनी भाषा में अगर समझने के लिए कहा जाए तो रनर्स यानी जितनी बार ये पर्ण संधियां जमीन के संपर्क में आएगी वहां वहां जड़ों का निर्माण होगा। उदाहरण क्या है, तो दूब घास। अगर अंतः भूस्तारी की बात करें तो पौधे के तने के उस भाग से जो अंदर, अंत्य मीन्स अंदर है, वहां से अगर कोई भाग निकलता है तो उसे हम सकर्स कहते हैं। और इस प्रकार के सकर्स से कहाँ कहाँ प्रवर्धन होता है या किसमें किसमें होता है, तो बांस, केला, अनानास और खजूर। खजूर में स्पेशल ऑफ शूट टाइप के सकर्स निकलते हैं, जबकि केले में वाटर सकर्स और स्वॉर्ड सकर्स निकलते हैं, जहां पे हम स्वॉर्ड सकर्स का उपयोग करते हैं। अगली बात करें हम भूस्तारी की, तो भूस्तारी में क्या होता है कि पौधे के अंतिम छोर पर वापस
मृदा के एक संपर्क में आता है और केवल एक बार यहाँ पे जड़ों का निर्माण होता है, यानी एक पौधे से दो पौधों का निर्माण हो सकता है। ऐसी क्रिया कहाँ होती है? स्ट्रॉबेरी में होती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगली विधि कलम विधि के बारे में। अब दोस्तों विभाजन में हम क्या कर रहे थे? पहले जड़ों का निर्माण हो रहा था, उसके बाद हम पौधों को काट के लगा सकते थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कलम विधि की। और कलम विधि में क्या होता है? पहले ही आप पौधे के उस भाग को, जिस भाग से आप कलम लगाना चाहते हैं, उस भाग को काट के उस पौधे से अलग कर दीजिए, फिर मृदा में या सोइल में या आप जहां भी लगाना चाहते हैं नर्सरी गमले में उसको लगाइए। उसके बाद वहां 30, 40, 50 दिन बाद उन नई जड़ों का निर्माण होता है। ये विधि कलम विधि कहलाती है। अब दोस्तों पौधे के भाग के आधार पर, जिस पौधे को काम में लिया जाए, भाग को काम में लिया जाता है, पौधे के उपयोगी भाग के आधार पर, भाग के आधार पर इसे पुनः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो इसे पुनः 3 भागों में बांटा गया है। जड़ कलम, यानी इसमें क्या काम आ रहा होगा? जड़ काम आ रही, इसलिए जड़ कलम। पर्ण काम आ रहे हैं तो पर्ण कलम। और अगर किसी का पत्ता काम, सॉरी माफ कीजिए, तना काम में आ रहा है तो तना कलम। अब दोस्तों कलम विधि मैंने बता दी, कलम को पहले ही डिटेच कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, उसके बाद जड़ों का निर्माण होता है। वहां तक सब कुछ ठीक है। अब बात करें हम जड़ कलम की, तो जड़ कलम से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। बस इतना ही आपको याद रखना है कि पौधे की उपयोग के आधार पर कलम को 3 भागों में बांटा है। उसमें पहला भाग जड़ कलम है, अर्थात पादप प्रवर्धन में जिन जिन पौधों में जड़ का कलम के रूप में उपयोग में लेते हैं उन्हें जड़ कलम द्वारा तैयार किया जाता है। और ऐसी कलम को हम जड़ कलम कहते हैं। किस किस में इस प्रकार के उदाहरण देखे जाते हैं? तो अमरूद और आलू बुखारा में इस प्रकार का प्रवर्धन देखा जाता है। अगली हम बात करें दोस्तों पर्ण कलम की, और ये पर्ण कलम का उदाहरण मेरे हिसाब से सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट ने देखा होगा। पत्थर चट्टे का जो प्लांट होता है ज्यादातर स्टोन में काम में लिया जाता है। वर्तमान में आई थिंक हर घर में इस तरह का पौधा पाया जाता है। उस पत्थर चट्टे के पौधे की अगर आपने पर्ण देखा हो तो उस पर्ण पर छोटी छोटी अपस्थानिक कलिकाएं बनी होती है, और वो अगर वहां से अगर वो टूट के भी नीचे गिरे या आप इस पत्ते को यहाँ से काट के अगर बोते हो तो यहाँ से ये सारे नए पौधे बनने की क्षमता रखते हैं। यानी आपके पौधे का कौन सा भाग उपयोग में आ रहा है? पर्ण उपयोग में आ रहा है। इसीलिए इस विधि को कौन सी विधि कहते हैं? पर्ण कलम विधि कहते हैं। और अगर हम बात करें पर्ण कलम विधि के उदाहरण की, तो उदाहरण क्या है दोस्तों? पत्थर चट्टा और एक ब्रायोफाइलम कुल के जितने भी सदस्य हैं उनमें जो प्रवर्धन जो है वो पर्ण कलम के द्वारा होता है। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे तना कलम विधि के बारे में। तो तना कलम विधि को उपयोग में आने वाली टहनियों की आयु के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। हमने बात की थी कोमल तना विधि, और उसके बाद में अर्ध परिपक्व तना विधि और परिपक्व तना विधि। अब दोस्तों इसके जो है इंग्लिश नाम को बहुत ज़्यादा जाना जाता है और इंग्लिश नाम को ही मुख्यतः पूछा जाता है। जब बात करते हैं हम कोमल तना विधि की, तो कोमल तना विधि को इंग्लिश में सॉफ्ट वुड कटिंग कहा जाता है दोस्तों। और इसके बारे में एक चीज़ें पूछी जाती है। पहली बात, इसके इंग्लिश नाम से इसको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में कलम कितने माह पुरानी शाखा से ली जाती है ये पूछा जाता है। उसके बाद कलम किस आकार की ली जाती है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कोमल तना विधि या सेमी सॉफ्ट वुड कटिंग की, तो सॉफ्ट वुड कटिंग में 3 माह से कम की शाखा का उपयोग हम जो है आपके प्रवर्धन के लिए लेते हैं। और उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसमें अमरूद का जो पौधा है इस तरह के प्रवर्धन के लिए उपयोगी माना जाता है। और अगर हम आकार की बात करें तो 10 से 15 सेंटीमीटर की कलम का आकार इस विधि में लिया जाता है। अगली बात करेंगे दूसरी विधि की, अर्ध परिपक्व तना कलम विधि। अर्ध परिपक्व यानी आधी पकी हुई है, और इसे इंग्लिश में कहा जाएगा सेमी हार्ड वुड कटिंग।
अब दोस्तों सेमी हार्डवुड कटिंग की बात करें तो कौन से पौधे में ये उपयोग में ली जाती है, और क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, अनार में किस विधि द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन होता है, तो अनार में सेमी हार्डवुड कटिंग विधि द्वारा प्रवर्धन होता है। अब दोस्तों अगर ऑप्शन में ये नहीं और केवल कलम हो तो भी राइट जाएगा, और केवल कलम नहीं हो के तना कलम हो और ये नहीं हो तो भी राइट जाएगा, और अगर दोनों ही नहीं है और दोनों भी है उसके बावजूद अर्ध परिपक्व तना कलम दे रखा है, सेमी हार्डवुड कटिंग दे रखी है, तो हमें यहां तक जाना है। 1, 2 और 3 आंसर बन रहे हैं दोस्तों, लेकिन जितना नजदीक वाला आंसर होगा अपने को उसको टिक करना है। हो सकता है इनमें से तीनों हो सकता है ऑप्शन में तीनों में से एक हो, लेकिन हमें कंठस्थ रखना है अर्ध परिपक्व तना कलम। सारी की सारी विधियां इसमें आ जाएगी। कलम है किस प्रकार की है, तना कलम है, तने में भी कौन सी है, अर्ध परिपक्व है, यानी अनार में अर्ध परिपक्व तना कलम विधि द्वारा प्रवर्धन की क्रिया होती है। इसमें 6 माह तक पुरानी शाखाओं का उपयोग किया जाता है। और अगली अगर हम बात करें दोस्तों परिपक्व तना कलम विधि, और परिपक्व तना कलम विधि को हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है हार्डवुड कटिंग, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि अंगूर में इस विधि का उपयोग लिया जाता है। पूछा जाता है अंगूर में किस विधि के द्वारा आपका वानस्पतिक प्रवर्धन होता है, तो वहां पे क्या है, दोनों ऑप्शन मिलते हैं और हम फिर अनार अंगूर में कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखिएगा जो हार्डवुड कटिंग है या परिपक्व तना कलम विधि है वो आपके अंगूर में उपयोग ली जाती है, और इस विधि में 6 से 18 माह पुरानी शाखाओं का उपयोग कलम के लिए किया जाता है। और ये जो दोनों ही कलम है ये आकार में 22.5 सेंटीमीटर की होती है। अब दोस्तों कलम के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि कलम का अलग से कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन कलम का क्वेश्चन पूछा जाता है। कलम का कितना भाग भूमि में दबाया जाता है, तो दोस्तों कलम का 2/3 या 2/3 भाग जमीन में दबाया जाता है। 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जेट, ICR और BHU में, तो बहुत बार पूछा हुआ है, कलम को कितने डिग्री एंगल पर लगाया जाता है, तो 45 डिग्री एंगल पर झुकाव के साथ इसे लगाया जाता है। अगली अगर हम बात करें पौध ज्यामिति की कि किस पौध ज्यामिति पे कलम को लगाया जाता है, तो 30 × 10 सेंटीमीटर की पौध ज्यामिति पे लगाया जाता है। और कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है सदाबहार पेड़ पौधों की जो कलम है वो किस ऋतु में लगाई जाती है, वर्षा ऋतु में लगाई जाती है। वहीं हम बात करें पतझड़ वाले पेड़ पौधों की कलम किस समय लगाई जाती है, तो बसंत ऋतु में लगाई जाती है। तो ये था दोस्तों लगभग सारा कलम और तना कलम विधि के लिए, और लगभग ये मैटर आपके लिए सफिशिएंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दाब कलम विधि के बारे में।